दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसका कमेंट बहुत बार आ चुका है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। तो बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि कुछ स्टूडेंट को ये कंफर्म नहीं होता, समझ नहीं आता, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान में और केस स्टडी में प्रेजेंटेशन में फ़र्क क्या होता है। ये तीन चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी बनती हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क होता है। बाकी की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हेड टॉक, क्लास प्रेजेंटेशन, ड्रग स्टडी, आपके फोल्डर्स हो गए, असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ये बिल्कुल अलग अलग बनेंगी। लेकिन ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी बनती हैं। मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे आपका नर्सिंग केयर प्लान बनता है। तो नर्सिंग केयर प्लान भी मैं अलग से आपके लिए लाई हूँ, और केस स्टडी भी इस तरह से मेरे पास है, प्रेजेंटेशन भी है। तो हम वो वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको वर्बली थोड़ा सा इनका बता देती हूँ कि जो नर्सिंग केयर प्लान होता है ना, ये आपका नर्सिंग केयर प्लान, ये नर्सिंग केयर प्लान आपका केस स्टडी में भी बनता है। यही नर्सिंग केयर प्लान आप केस प्रेजेंटेशन में भी बनाते हो। बस फ़र्क कितना है कि केस स्टडी में आपको आपके जो पेशेंट है उसकी डिजीज़ कंडीशन को पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में हम कंपैरिजन कर देते हैं। क्या कंपैरिजन कर देते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा था उस डिजीज़ के बारे में, और पेशेंट में हमने क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पाए, क्या कॉजेज़ पाए कि किस वजह से उसको ये बीमारी हुई है। यानी कि बुक में तो बहुत सारे कॉजेज़ होंगे, लेकिन आपके पेशेंट में ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सारे कॉजेज़ की वजह से उसको बीमारी हुई है, कोई एक दो कॉजेज़ की वजह से ही उसको ये प्रॉब्लम हुई होगी। उसी तरह से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे, मैनेजमेंट का कंपैरिजन करेंगे, और सर्जरी वगैरह जो भी मैनेजमेंट होती है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान दिखाती हूँ। उसका कलर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, तो आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगा। इसमें हम लोग जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वही आपका केस स्टडी में भी जाएगा और केस प्रेजेंटेशन में भी जाएगा। तो आप फॉर्मेट हमारा देख सकते हो, उसमें क्या है, पेशेंट का डाटा आ रहा है, डायग्नोज, चीफ कंप्लेंट्स, मेडिकल मैनेजमेंट आ रही है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये तो चाइल्ड का है ना, अगर आप अडल्ट का डालते हो तो उसमें डेवलपमेंट का नहीं लिखना होता। फैमिली हिस्ट्री हम लिखते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, ओके। थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में उनका बता देते हैं। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में सब कुछ अपना हेड टू टू एग्जामिनेशन हम लोग बता देते हैं। ये मैं आपको नोट करने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आप फिर कमेंट में कहते हो कि आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि नर्सिंग केयर प्लान इस तरह बनेगा। फिर जेनाइटल पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने बच्चे के रिफ्लेक्सेस लिख दिए, क्योंकि चाइल्ड का है, अडल्ट में आप रिफ्लेक्सेस नहीं लिखोगे। फिर हम लोग ने क्या किया कि उसके वाइटल्स चेक करके लिख लिए पेशेंट के। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हुई हमने लिख ली। फिर मेडिकेशन जो भी पेशेंट की आपकी चल रही है। और उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान में हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन लिखने के बाद या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले अगर आप मेडिकेशन और ये लिख लेते हो ना, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम लिख लेते हैं। और उसके बाद उनको उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर दिया मैंने, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस को आपको नर्सिंग प्रोसेस की तरह जैसे हम बनाते हैं, नर्सिंग प्रोसेस आप समझ रहे होंगे कैसे बनता है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें कि असेसमेंट, डायग्नोस, गोल, आपका इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट में हेल्थ एजुकेशन करते हैं और बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। ये हो गया आपका नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान और केस स्टडी प्रेजेंटेशन में बात करूँ तो नर्सिंग केयर प्लान सबसे छोटा बनता है, शॉर्ट बनता है। लेकिन वहीं अगर मैं केस प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो केस प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी बनेगी। इसमें क्या होगा, सेम नर्सिंग केयर प्लान की तरह ही आप लोगों को, आपको ये वीडियो कॉपी नहीं करनी है, आपको सुनने वाली वीडियो है ये, इसलिए आपको सुनना है। आप मेरी वीडियो को कॉपी करने शुरू कर देते हो और जो मैं बीच में बोलती हूँ वो आप सुनते नहीं हो, तो आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसलिए आप प्लीज़ सुन लो जो भी मैं बता रही हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगी क्या फ़र्क है इन सब में। फिर आप लोग ने क्या किया कि केस प्रेजेंटेशन बनाने को बोल दिया आपके टीचर ने, तो आपने ऐसे बना दी जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसी तरह है ये भी। ये अडल्ट का है, चीफ कंप्लेंट्स हैं, हिस्ट्री है पेशेंट की। फिर वैसे ही फैमिली ट्री हमने जैसे बनाया था वो है, वाइटल्स लिखने के लिए बताए थे तो वो भी हमने लिख लिए। इन्वेस्टिगेशन इसमें पहले कर दिया, मैनेजमेंट उस एनसीपी में हमने मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन बाद में लिखी थी फिजिकल एग्जामिनेशन की, बट इसमें हम थोड़ा पहले लिख रहे हैं। तो ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्मेट के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। ये हो गया, मेडिकेशन हो गई सीएडी पेशेंट की। फिर हमने वैसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का लिख लिया। लेकिन जैसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे डिजीज़ कंडीशन ऐड करनी होती है। लेकिन
प्रेजेंटेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी आप डेफिनेशन में तो नहीं कर सकते हो ना, डेफिनेशन तो आपको एज इट इज़ ही लिखनी होगी। तो डेफिनेशन आपको लिख लेनी है प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हो तो। और आपको अनाटमी फिजियोलॉजी अगर ज़रूरत है तो बना लो, क्योंकि CAD में हम बना सकते थे अनाटमी आर्टरी नॉर्मल दिखा दी और यहाँ पे नैरोइंग कैसे हुई आर्टरी की वो बता दी। फिर आपको यहाँ से कंपैरिजन करना है। ये देखिए ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है कि पेशेंट को जो CAD की प्रॉब्लम है वो किस वजह से हुई है। क्या उनको हाइपरटेंशन है तो हमने टिक मार दिया यस। उनको हाइपोटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया है तो नहीं। इन्फेक्शन है कोई नहीं, क्योंकि इस वजह से भी CAD की प्रॉब्लम होती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को भी है और बुक में भी है। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, पेशेंट ने बताया कि हाँ मेरा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपने टिक मार दिया। स्मोकिंग वो करते थे इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गई। बाकी ये बीच के जो कॉजेज़ थे वो पेशेंट में हमने नहीं देखे, इसी को हम कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं। ओके, तो वैसे ही हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी करेंगे कि हमारी बुक में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन CAD की क्या क्या बताई हैं और पेशेंट के अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया। ये होती है हमारी क्लिनिकल कंपैरेटिव स्टडी। इसको चाहे आप लिख लो, लिख भी सकते हो आप, इसमें सिर्फ राइट रॉन्ग किया है आप लिख भी लो। ये राइट रॉन्ग करके आपको थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ेगा, यही है। तो ये दो चीज़ों की हमने कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे कर ली। इसी तरह से आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, मैनेजमेंट की, हर चीज़ की कंपैरेटिव स्टडी करोगे। और जब ये कंपैरेटिव स्टडी आप ख़त्म कर दो अपनी, उसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरह से बना लेने हैं। और सेम वैसे ही लास्ट में आपकी हेल्थ एजुकेशन और बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। तो आपने क्या समझा कि NCP का फॉर्मेट भी हमारी केस प्रेजेंटेशन में आपको लिखना है, लेकिन इसमें आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो और केस स्टडी में सिर्फ आप डिजीज़ कंडीशन लिखते हो। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो केस प्रेजेंटेशन में भी बोलते हैं कि आपको पूरी डिजीज़ कंडीशन लिखनी है। तो ये एक्चुअली जो चीज़ है ना कि कैसे बनाई जाती है, ये मेन चीज़ टीचर पे डिपेंड करती है कि आपका जो टीचर है, आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, आपके ट्यूटर जो हैं वो क्या बता रहे हैं आपको, कि पूरी डिजीज़ कंडीशन लिखनी है या फिर आपको प्रेजेंटेशन में कंपैरिजन करना है। कुछ टीचर्स तो आपको स्टडी में भी कंपैरिजन करने के लिए बोल देंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन सही तरीका है वो यही है कि प्रेजेंटेशन में कंपैरेटिव स्टडी की जाए और केस स्टडी में सिर्फ केस की स्टडी की जाए। जो आपने पेशेंट लिया हुआ है उसका आप पूरा NCP बनाओ और बाद में अपने केस की स्टडी कर लो कि इस जो बीमारी है, इस प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, वो आप अपनी बुक से नोट कर लो और उससे थोड़ा लर्न भी कर लो, ताकि आपको भी उससे समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पेशेंट को। एंड हमने प्रेजेंटेशन में ये देखा कि कंपैरिजन क्या हुआ, बुक में हमने क्या पाया और हमारे पेशेंट में हमें क्या मिला। ठीक है, तो ये आपने कंपैरिजन कर लिया। अब मैं आपको केस स्टडी भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये COPD की केस स्टडी है। COPD की केस स्टडी है जिसमें कि हम सेम वैसे ही नर्सिंग केयर प्लान की तरह आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री आपको जैसे कि मैंने सब में बताया है NCP की तरह ये बनता ही है ये। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेरी केस स्टडी की वीडियोस होती हैं उनको देखकर आप NCP भी बना सकते हो। केस प्रेजेंटेशन की वीडियोस को देखकर आप नर्सिंग केयर प्लान भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें से वो चीज़ें हटा देनी है जो कि डिजीज़ कंडीशन और कंपैरेटिव स्टडी आती है। सिर्फ नर्सिंग केयर प्लान वाला फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा लिख लेना है, या आपके पेशेंट अगर आपको मिला है वैसे आप बना सकते हो। फिर हम लोग ने फैमिली ट्री बनाया, इन्वेस्टिगेशन की, मेडिकेशन की, फिर क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया। ओके, मैं एक और बार बोल रही हूँ, आपको ये नोट करने के लिए नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया तो केस स्टडी में हमने क्या किया, जो COPD की प्रॉब्लम थी, डिजीज़ कंडीशन थी, वो सारी नोट कर ली, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर अनाटमी फिजियोलॉजी इसमें बता दी। अनाटमी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ लंग्स की पिक्चर बनाई और COPD में क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो हमने यहाँ पर दिखा दी। इसमें आप देख सकते हो कोई भी कंपैरेटिव स्टडी हमने नहीं करी है। एटियोलॉजी नॉर्मल बुक से लिखी है, जो हमें बुक में मिली। नेट से आप लिख सकते हो, गूगल से लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो। रिस्क फैक्टर नॉर्मली लिख दिए ना। पेशेंट के बारे में हमने कुछ नहीं बताया कि हमारे पेशेंट में क्या क्या हमें फाइंड आउट हुआ है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि साइन एंड सिम्टम को हम बोलते हैं, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लैब इन्वेस्टिगेशन को बोला जाता है। तो जो बुक में था वही लिखा है, ये तो हमने नहीं लिखा ना कि हमारे पेशेंट का क्या क्या हुआ है। हमारे पेशेंट का हमने यहीं पर आगे ही लिख दिया था कि हाँ भाई उसके ब्लड टेस्ट जो हुए हैं या एक्सरे हुआ है वो लिख दिया। वो आगे वाले NCP के फॉर्मेट में या फिर इन्वेस्टिगेशन वाले कॉलम जो बनाते हैं ना, वहाँ आपको करना है। इसमें आप सिर्फ सिंपल लिखोगे। मैनेजमेंट सिंपली कर दी हमने, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसमें दी गई है।
और फिर इस तरह से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए वो लिख दी। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में भी उसमें कुछ हो सकता है, जैसे लंग ट्रांसप्लांट वगैरह। तो सिर्फ हमने केस की स्टडी करी, उसे बुक से नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद अपना जो केयर प्लान होता है, नर्सिंग प्रोसेस होता है, वो बना दिया लास्ट में नर्सिंग केयर प्लान की तरह। और ये है हेल्थ एजुकेशन। लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिख लो। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को, आपने ध्यान से अगर मेरी वीडियो को सुना होगा ना, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इन 3 चीज़ों में फ़र्क क्या होता है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि टीचर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि स्टडी में कंपैरेटिव स्टडी डालनी है, पेशेंट की और बुक पिक्चर आपको लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। टीचर्स बोलते हैं प्रेजेंटेशन में कंपैरेटिव स्टडी के साथ साथ पूरा डिजीज़ कंडीशन ऐड करना है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ये ज़्यादा जो डिपेंड करता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे बता रहे हैं। और अगर आपके टीचर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ बोला है कि केस स्टडी बनाओ, केस प्रेजेंटेशन बनाओ, तो आप इस तरह बनाओ जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, थैंक यू।